वेलकम टू गाइडली जीआईबी क्रैश कोर्स जो आपके लिए लाया गया है कंप्लीट थ्योरी के लिए सेशन 9 हम आपके लिए ले आए हैं। पिछले सेशन में आपने देखा कि आरटीजीएस नेफ्ट के बारे में आपने जाना, वाइट लेबल जो ब्राउन लेबल एटीएम्स है, ठीक है, उनके बारे में जाना। अब हम इसके अंदर सेशन के अंदर डिस्कस करने वाले हैं जो आपका नॉन परफॉर्मिंग एसेट होता है, एनपीए के बारे में हम जानेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि इसको डेफिनेशन के अंदर ही आपका आंसर छिपा हुआ है, ठीक है। वो एसेट्स जो परफॉर्म नहीं कर रहे, ठीक है, उन्हें बोला जाता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। तो वो एसेट्स जो परफॉर्म नहीं कर रहे, एसेट क्या होता है बैंक के लिए, जो उसके लिए इनकम जनरेट करे, जैसे कि लोन्स हो गए, लोन्स एंड एडवांसेस जो हैं। एडवांसेस क्या होता है, शॉर्ट टर्म के लिए जो आप लैंडिंग करते हैं, और लॉन्ग टर्म के लिए आपका लोन होता है, ठीक है। तो होम लोन होता है, ठीक है, और 1 साल के लिए जो आप ओवरड्राफ्ट वगैरह देते हैं, ठीक है, वो आपके एडवांसेस के अंदर आते हैं, ठीक है। एन एसेट बिकम्स नॉन परफॉर्मिंग व्हेन इट सीजेस टू जनरेट इनकम फॉर द बैंक। मैटर्स कंसर्निंग एनपीएज आर गवर्न्ड बाय आरबीआई की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग, ठीक है, जो आईरेक नॉर्म्स हैं आरबीआई के, फुल फॉर्म भी याद रखिएगा इसके, एसेट क्लासिफिकेशन, इनकम रिकॉग्निशन एंड प्रोविजनिंग, IRACP नॉर्म्स। एसेट क्लासिफिकेशन, किस तरीके से एसेट को क्लासिफाई करना है, इनकम रिकॉग्निशन एंड प्रोविजनिंग, कितनी प्रोविजनिंग रखनी है जब आईरेक 1 के अंदर होता है अकाउंट, आईरेक 0, 1, 2, 3, 4 में एनपीए में एंटर कर जाता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। और यहाँ अब इनमें इरेगुलरिटीज़ कितने कितने दिनों की होती है वो भी आपको बताऊंगा मैं। दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनपीएस बेस्ड ऑन एज एंड नेचर ऑफ सिक्योरिटी अवेलेबल। ईच टाइप अट्रैक्ट आ डिफरेंट। एक होता है आईरेक 8, ठीक है, आईरेक 8 होता है लॉस एसेट आपका, जिसमें आपकी सिक्योरिटी इरोज हो जाती है, ठीक है। जो आपके पास प्राइमरी कोलेटरल जो भी है, ठीक है, वो प्राइमरी सिक्योरिटी आपकी जब इरोज हो जाती है तो आईरेक 8 में चला जाता है सीधा ही। वरना इसका क्या हिसाब होता है, 1 पहले 0 से 1 में जाएगा, 1 से 2 में, 2 से 3 में, 3 से 4 में, लेकिन सीधा ही आईरेक 8 में जा सकता है, ठीक है, अगर सिक्योरिटी इरोज हो जाती है तो। व्हाट इज एनपीए? एनपीए क्या होता है, एक एसेट बिकम्स एनपीए नॉन परफॉर्मिंग व्हेन इट सीजेस टू जनरेट इनकम फॉर द बैंक। अब जान लीजिए कि इंटरेस्ट और अगर टर्म लोन की अगर हम बात करें, इंटरेस्ट या इंस्टॉलमेंट ऑफ प्रिंसिपल रिमेन्स ओवरड्यू फॉर ए पीरियड ऑफ मोर देन 90 डेज। जैसे ही 90 दिन के बाद अगर 90 दिनों तक लगातार पेमेंट नहीं आई तो वो अकाउंट जो टर्म लोन है वो एनपीए हो जाता है, ठीक है। अगर हम सीसी ओवरड्राफ्ट की बात करें तो उसके अंदर क्या है कि अकाउंट रिमेन्स आउट ऑफ ऑर्डर। आउट ऑफ ऑर्डर का क्या मतलब है कि उसमें इंटरेस्ट जो है हर महीने जो लगता है उसकी पेमेंट नहीं आई है तो वो आपका आउट ऑफ ऑर्डर हो जाता है, कैश क्रेडिट। इंस्टॉलमेंट ऑफ प्रिंसिपल और इंटरेस्ट देयर ऑन रिमेन्स ओवरड्यू फॉर 2 क्रॉप सीजन फॉर शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन क्रॉप्स। अगर हम एग्री की बात करें तो एग्री के अंदर ये 90 डेज वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर शॉर्ट टर्म क्रॉप के लिए, शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप के लिए आपने एग्री का लोन दिया हुआ था और उसमें लगातार 2 क्रॉप सीजन तक वो अकाउंट ओवरड्यू रहता है, प्रिंसिपल या उसका इंटरेस्ट, तो वो एनपीए माना जाएगा, ठीक है। अगर लॉन्ग ड्यूरेशन है तो सिंगल क्रॉप सीजन अगर आपका ओवरड्यू रहता है वो अकाउंट प्रिंसिपल या इंटरेस्ट की वजह से, तो एनपीए माना जाएगा। मिनिमम अमाउंट, अगर हम क्रेडिट कार्ड की बात करें तो अगर मिनिमम अमाउंट जो ड्यू था, ठीक है, वो अगर आपका 90 डेज तक नहीं पे किया जाता है लगातार तो आपका क्रेडिट कार्ड अकाउंट जो है वो एनपीए माना जाएगा। तो तभी आप जब आप पेमेंट करते हैं एनपी जो आपकी क्रेडिट कार्ड की, तो उसमें 2 ऑप्शन दिखाते हैं कि मैक्सिमम जो आपको देना है, ठीक है, अमाउंट ड्यू है मान लीजिए 40,000, लेकिन मिनिमम अमाउंट ड्यू भी होता है एक, ठीक है, ताकि आपका अकाउंट जो है क्रेडिट हिस्ट्री ख़राब ना हो, ठीक है, और बचे हुए अमाउंट पे आपको एक इंटरेस्ट पे करना पड़ता है जो कि अपने आप में बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो मिनिमम अमाउंट ड्यू होता है वो मान लीजिए कि 6,000 है या 5,000, 4,000 जो भी है। तो ये अमाउंट पे करने के बाद आपको पे तो दूसरा अमाउंट भी करना पड़ेगा, लेकिन आपका जो अकाउंट हिस्ट्री है क्रेडिट कार्ड की वो ख़राब नहीं होगी आपकी, ठीक है। तो ये हिसाब रहता है क्रेडिट कार्ड का। आउट ऑफ ऑर्डर का क्या मतलब है जो अभी हमने जाना, तो इसके बारे में जान लेते हैं क्योंकि डायरेक्ट इसके क्वेश्चंस बन जाते हैं। आउट ऑफ ऑर्डर स्टेटस का मतलब है आर जनरली फॉर अकाउंट्स ऑफ कैश क्रेडिट और ओवरड्राफ्ट। अकाउंट इज कंसिडर्ड टू बी आउट ऑफ ऑर्डर इफ आउटस्टैंडिंग बैलेंस रिमेन्स कॉन्टिन्यूसली इन एक्सेस ऑफ सैंक्शनड और ड्रॉइंग पावर लिमिट फॉर ए पीरियड ऑफ 90 डेज। मान लीजिए आपके 5 लाख की लिमिट या 5,000 रुपये की लिमिट है, ठीक है, इंटरेस्ट लगा मंथ एंड पे, ठीक है, उसकी वजह से आपका 5,070 रुपये हो गया वो, ठीक है, आउटस्टैंडिंग। अब ये आउटस्टैंडिंग अगर लगातार 90 दिन तक
5,000 से नीचे नहीं आता है, ठीक है, तो आपका अकाउंट एनपीए माना जाएगा, तभी आप इंटरेस्ट रिकवरीज करवाते हैं, ठीक है। इन केस वेयर आउटस्टैंडिंग बैलेंस इज लेस देन सैंक्शन लिमिट, अगर मान लीजिए कि किसी में जो लिमिट तो है 5,000 रुपये की है, लेकिन उसने 4,000 रुपये ही यूज़ किया हुआ है, इसका मतलब उसके अकाउंट में 1,000 रुपये पड़े हैं, ठीक है, और इंटरेस्ट लगा 70 रुपये, तो अब 70 रुपये तो इसमें से डेबिट हो गए, ठीक है, तो आपको अलग से तो जमा नहीं करवाना पड़ा। आउटस्टैंडिंग जो है मैक्सिमम जो आपकी सैंक्शन लिमिट है उससे बाहर तो नहीं गया, लेकिन फिर भी अगर इसकी 90 दिनों तक क्रेडिट एंट्री नहीं आती है तो भी उसे आउट ऑफ ऑर्डर माना जाएगा। ऐसा नहीं कि बैंक मेरा जो अवेलेबल बैलेंस पड़ा तो था ही, उसमें से ही कटता रहता मेरा ब्याज जब तक इसमें अवेलेबल है बैलेंस, नहीं, वो बैलेंस जो है वो बैंक का आपको दिया गया बैलेंस है, उसमें से बैंक अपनी ही रिकवरी नहीं कर सकता, आपको क्रेडिट करना ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्रेडिट करवाना है आपको 90 दिनों से पहले अगर आप आउट ऑफ ऑर्डर नहीं होने देना चाहते अपना अकाउंट तो। एनी अमाउंट ड्यू टू बैंक अंडर एनी क्रेडिट फैसिलिटी इज ओवरड्यू इफ नॉट पेड ऑन ड्यू डेट। ड्यू डेट पे कोई भी अगर आपने वादा किया हुआ है कि इस दिन मैं पैसा पे कर दूंगा, ठीक है, वो अगर नहीं किया गया है तो वो आपका आउट ऑफ ऑर्डर बोला जाता है। आरबी की टर्म्स के अंदर अगर हम बात करें तो 3 कैटेगरी बनाई गई है एसएमए की। अब आरबीआई कहता है कि डायरेक्ट आप एनपीए होने से पहले कैसे कैसे काम करेंगे उन अकाउंट्स के ऊपर जो एनपीए हो सकते हैं, तो उनको 3 कैटेगरी में बांट दीजिए। स्पेशल मेंशन अकाउंट, SMA 0, SMA 1, SMA 2। SMA 3 नहीं होता, SMA 2 के बाद सीधा ही एनपीए में चला जाता है। तो इसमें क्या होता है कि शुरू वाले 30 दिन 1 से लेके 30 दिन तक, और इसमें 31 से लेके 60 दिन तक, और इसके अंदर 61 से 90 दिन तक। अगर कोई 30 दिन तक अकाउंट ओवरड्यू रहता है तो वो SMA 0 है, उसके बाद SMA 1 में चला जाता है, SMA 2 में चला जाता है। तो इससे क्या होता है कि एक फ्रेमवर्क बन जाता है कि हाँ भाई SMA 1 रिकवरी करनी है, SMA 2 रिकवरी करनी है। तो इस तरीके से आपकी एक प्लानिंग हो जाती है। आप क्यों? क्योंकि आपने स्पेशली मेंशन कर लिया उन अकाउंट्स को कि ये किस कैटेगरी में फॉल करते हैं। अब बात आती है कि एसेट्स किस किस टाइप की होती हैं। तो स्टैंडर्ड एसेट, सब स्टैंडर्ड एसेट, डाउटफुल एसेट, लॉस एसेट। जो आपका आईरेक 0, 1, 2, आईरेक का भी आपको मैं थोड़ा सा हिसाब बता देता हूँ। आईरेक और SMA, इसमें होता है कि 1 से 30 दिन तक अगर कोई अकाउंट ओवरड्यू है तो वो SMA, सुनते जाइएगा ध्यान से, 0 में रहेगा। 31 से 60 है SMA 1, 61 से 90 तो SMA 2। आपको डायरेक्ट केस स्टडी दी जा सकती है कि बताइए ये अकाउंट स्टैंडर्ड में है कि सब स्टैंडर्ड में है, कि SMA 1 में कहाँ कब आया, SMA 2 में कब आया। तो जब तक आपको इसका कॉन्सेप्ट ही नहीं मालूम होगा, ठीक है, तो आप कैसे बता पाएंगे। तो गाइडली की यही खास बात है कि आपको सारी चीज़ें डिटेल में भी बता रहा है। आईरेक 0, आईरेक 1, 2, 3 और 4, इसके बाद डायरेक्ट किस में चला जाता है, एनपीए में, और इसके बाद डायरेक्ट किस में चला जाता है, एनपीए में, आईरेक 4 में आते ही, ठीक है। तो आईरेक 0 में जब तक कोई भी ओवरड्यू नहीं है 0 से 6 दिन के लिए, 7 से 29 दिन के लिए आपका SMA आईरेक 1 में रहेगा, फिर आपका 30 से 60 दिन, और यहाँ पे हो गया 61 से 90 दिन। तो अब आपको कन्फ्यूज़न रहेगी कि आईरेक और SMA दोनों ही पूछ लिए जाएं तो कैसे याद रखूँ मैं। तो आपको क्या याद रखना है कि SMA, ये मैंने कॉन्सेप्ट बनाया है आप लोगों के लिए, इज इक्वल टू आईरेक -1। जो भी आईरेक हो उसमें से 1 माइनस कर दीजिए, आपका SMA आ जाता है। मान लीजिए कि कोई अकाउंट है वो 78 डेज से इरेगुलर है, ठीक है, 78 डेज से इरेगुलर है तो वो 61 से 90 वाली कैटेगरी में आएगा आईरेक में, यानी आईरेक तो उसका है 3 और SMA उसका क्या आ जाएगा, 2, ठीक है। तो SMA और आईरेक में आपको अभी कंफ्यूजन कभी नहीं होगा, ठीक है। A standard asset is one which does not display any stress, which does not carry more than normal risk attached to the business. Normal risk तो सभी बैंक्स को पता ही है कि उसको अवॉइड नहीं किया जा सकता, मिटिगेट ही किया जा सकता है रिस्क मैनेजमेंट के थ्रू। उस नॉर्मल रिस्क जो वो कैरी करता है उसके अलावा कोई और रिस्क नहीं है तो उसे स्टैंडर्ड एसेट बोला जाता है, ठीक है। दीज आर एसेट्स विच आर रेगुलर इन पेमेंट, पेइंग इंटरेस्ट एंड इंस्टॉलमेंट एंड इट्स ऑपरेशन आर नॉर्मल। लेकिन सब स्टैंडर्ड एसेट इज वन
विच हैज़ रिमेन्ड NPA फॉर ए पीरियड लेस देन और इक्वल टू 12 मंथ्स। अगर कोई अकाउंट 12 महीनों तक, ठीक है, मान लीजिए कि NPA हो गया किसी भी डेट को, तो उससे दिन शुरू होंगे कि वो लगातार, अब 12 महीने हो गए उसको लगातार NPA में, तो वो किस कैटेगरी में आ जाएगा, सब स्टैंडर्ड एसेट की कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक है, सच एन एसेट व्हेन एन एसेट विल हैव डिफाइंड क्रेडिट वीकनेस दैट jeopardize the liquidation of debt and are characterized by the distinct possibility that banks will sustain some loss if deficiencies are not corrected। इस तरीके के जो सब स्टैंडर्ड एसेट्स हैं वो क्या करते हैं, एक लॉस होगा जो बैंक को, जिसको सस्टेन बैंक कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, इसके बारे में बैंक को चिंतित कर देता है। तो जो इसमें लेस देन बोला गया है, इसका मतलब जैसे ही वो NPA में कन्वर्ट होता है वो सब स्टैंडर्ड एसेट बन जाता है, और जैसे ही NPA में कन्वर्ट होता है सब स्टैंडर्ड बन जाता है, फिर लगातार 12 महीनों तक सब स्टैंडर्ड की कैटेगरी में रहता है। लेकिन उसके बाद जब हम 12 महीने के बाद भी उसमें रिकवरी नहीं आ पाती है, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, डाउटफुल में, कि अब डाउट हो गया बैंक को कि ये पैसा शायद ही हमारा आएगा। लोन क्लासिफाइड एज डाउटफुल हैज़ ऑल द वीकनेसेस, सारी वीकनेसेस हैं इसके अंदर कि शायद ही पैसा आएगा, अलग अलग जो तरीके से एफर्ट्स होने के बाद भी अगर वो सब स्टैंडर्ड में रहा है तो लगातार 12 महीनों तक, फिर वो डाउटफुल की कैटेगरी में आ जाता है। डाउटफुल के भी 3 कैटेगरी है, ठीक है, D1, D2, D3। ठीक है, तो इसको याद कैसे रखेंगे, D1 में वो 1 साल तक रहता है, सब स्टैंडर्ड के बाद शुरू होते हैं फिर ये जो दिन हैं इसके, ठीक है, तो D1 में 1 साल तक रहता है। उसके बाद D2 है ना, तो इसका मतलब 2 साल तक D2 में रहेगा। ठीक है, फिर 1 साल से 3 साल के बीच वाला जो 2 साल का पीरियड है उसमें D2 में रहेगा, और उसके बाद वाले जो हैं 3 साल से ऊपर वाले जितने भी हैं सारे में D3 कैटेगरी में हो जाता है। यानी D3 में तो बिल्कुल ही बैंक को आशा नहीं रहती, और जब बैंक ये मान लेता है कि ये पैसे रिकवरी नहीं आएंगी, रिटर्न ऑफ कर देता है, ठीक है, तो वो लॉस एसेट की कैटेगरी में चला जाता है। ठीक है, और ऐसे एसेट्स को काउंट किया जाता है कि ये अनकलेक्टेबल है, कोई भी इसके अंदर गुंजाइश नहीं है कि बैंक को फ़ायदा हो जाए कि इसमें से रिकवरी हो जाए। हालांकि कोई भी रिकवरी इसके चांसेस इसमें नहीं होते, फिर भी एफर्ट्स हमेशा लिए जाते हैं कि कुछ ना कुछ रिकवरी तो आ जाए। कैसे हो सकती है वो, कि अगर कोई सिक्योरिटी नहीं है तो कोई CGTMSE वगैरह का कवरेज अगर उसमें लिया हो तो उसमें से रिपोर्टिंग करके कुछ रिकवरी ली जा सके, गवर्नमेंट की गारंटी अगर होती है, कुछ सिक्योरिटी है तो उस सिक्योरिटी को बेच वगैरह करके, ठीक है, वो रिकवरी की जा सके। ग्रोस और नेट NPA जो रेशो होता है वो क्या होता है, ग्रोस NPA इज अमाउंट आउटस्टैंडिंग इन बोरोवल अकाउंट। जितने भी अकाउंट हैं उसमें जितनी आउटस्टैंडिंग है, जो बैंक के पास पैसा आना चाहिए था और नहीं आया, तो वो होता है ग्रोस NPA। ठीक है, और इंटरेस्ट जो होता है, जैसे ही NPA अकाउंट बना उसके बाद जो इंटरेस्ट एक्रू हुआ है उसके अंदर, ठीक है, उसमें उसको अगर घटा दें आउटस्टैंडिंग में से, तो वो आपका नेट NPA आ जाता है। क्यों, क्योंकि RBI कहता है कि जिस दिन NPA हुआ उसके बाद आप उसके इंटरेस्ट की डेबिट एंट्री एज आउटस्टैंडिंग नहीं दिखा सकते। क्यों, क्योंकि आपका जो इंटरेस्ट है वो एक्रूड है, वो आपकी इनकम है नहीं। ठीक है, तो नेट NPA के ऊपर फोकस ज़्यादा रहता है, क्योंकि ग्रोस NPA से आपकी इमेज जो है वो क्लियर नहीं आती। ठीक है, अब क्वेश्चन देख लेते हैं कि ए डिमांड लोन वेयर द इंस्टॉलमेंट वॉज due on 31st December 2019 is overdue by 63 days. Interest has however been serviced. What will be classification of account? इंटरेस्ट तो आया है लेकिन इंस्टॉलमेंट इसकी ड्यू है 63 दिनों से। ठीक है, तो 63 दिनों से ड्यू है, तो SMA 0, 1, 2 में से कौन सी कैटेगरी में आएगा। SMA 0 का मैंने आपको बताया था शुरू के 30 दिन, फिर 30 से 60 दिन, और यहाँ हो गया जो आपका 61 से 90 दिन, तो 61 से 90 दिन की कैटेगरी में आएगा, यानी SMA 2 आंसर बनेगा आपका। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो ये मैंने वैसे एक हिंट देने के लिए आपको बताया कि ऐसी केस स्टडी बन जाती है, तो वो आप बात ध्यान से सुन लीजिएगा बैक जाके। ठीक है, इस सीरीज़ के अंदर आपको और भी बहुत अच्छे अच्छे सेशन मिलने वाले हैं, कमेंट करके बताइएगा अगर आप कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं। तो नेक्स्ट सेशन के अंदर हम देखेंगे ऑनलाइन बैंकिंग के बारे में, मर्चेंट बैंकिंग, लीज फाइनेंसिंग, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, गवर्नमेंट बिजनेस के बारे में हम जानेंगे। क्यों, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बड़े ही ट्रिकी बन जाते हैं, कंफ्यूजिंग हो जाते हैं कि समझ में नहीं आता कि कौन से का आंसर कौन सा है। इसके लिए आपको कवर करवाया जाएगा, CIB तक क्लियर आपका करवा के छोड़ेगा गाइडली, चिंता मत कीजिए। चैप्टर वाइज सेशंस आने वाले हैं आपके लिए, MCQ जो मॉड्यूल वाइज हैं वो भी आने वाले हैं, कॉन्सेप्ट जो है वो ट्रिक्स के साथ आपको कवर करवाए जाएंगे, चिंता मत कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने सीरियस दोस्तों के साथ। अगर आप डिसलाइक कर रहे हैं
कोई बात नहीं, वो आपकी चॉइस है, लेकिन कमेंट करके ज़रूर जाइएगा, बताइएगा कि क्या कमी रह गई थी। थैंक यू सो मच।